अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिट साहब, आज है 22 मई और पहलगाम इंसिडेंट को आज एक माह मुकम्मल हो चुका है। सिचुएशन वही है कि पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात की ऑफ़र का इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लकीर पीटने में मसरूफ़ है। डेलीगेशंस भेजे जाएंगे, जवाब में पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रहा है। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट ने पाकिस्तान को वो मौका दिया कि कौम यूनाइटेड हुई और हमारी फ़ौज ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया, जिसकी आलमी बरादरी मोतरफ़ है। आर्टिकल्स छप रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की जो कारकर्दगी है उसको सराहा जा रहा है और कुछ लोग तो स्टंड हैं। मीनवाइल हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो कायदाना सलाहियतें हैं या क़यादत है, उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे मुल्क में इसको, बिला तखसीस, यानी उसमें कोई पार्टी की तखसीस नहीं है। ऐसे में एक पेशकदमी होती है, सिर्फ तारीफ़ों तक बात नहीं रहती, अप्रिसिएशन तक नहीं रहती, बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती है। ये एक एजाज़ी ओहदा कहा जाता है कि इसकी कोई इजाफी ऑपरेशनल ज़िम्मेदारियाँ तो नहीं होती, लेकिन हमें याद पड़ता है कि ये पहले किसको मिला था ये एजाज़, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि ये सिविल हुकूमत का फ़ैसला है। आपसे अब यहाँ बहुत से सवाल हम पूछना चाहते हैं जब से ये तकर्री हुई है कि इस तकर्री के पीछे माइंडसेट क्या है, क्या एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है ये, इसकी रिक्वेस्ट आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से की गई और ज़रूरी समझा गया ऐसे, या ये सिविल हुकूमत ने अपने तय किया? क्या कहेंगे आप? पहला सवाल का तो जवाब बहुत आसान है कि ये सिविलियंस ने खुद फैसला किया है। ये फ़ौज की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये इन्होंने खुद फैसला किया कि ये हमें एजाज़ देना चाहिए। तो ख़त्म हो गई ना बात। अच्छा, अगला बात यह है कि क्यों ये फैसला किया है। मैं समझता हूँ इसके पीछे दो तीन मकसद हैं। एक तो जाहिर है कि दुनिया को भी दिखाना है, हिंदुस्तान को भी दिखाना है और पाकिस्तान की आवाम को भी दिखाना है कि ये हुकूमत और ये फ़ौज एक ही सफ़े पे है और बहुत पक्का सफ़ा है, ये टूटने वाला सफ़ा नहीं है। अच्छा, फुल एतमाद है बिटवीन द टू, गवर्नमेंट एंड आर्मी। बिकॉज देखिए ना, इंडिया के अंदर ये तबसरे हो रहे हैं ना जी, कि पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक नहीं है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात साथ नहीं दे रही, वो तनकीद कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये एक सिग्नल है टू इंडिया ऑल्सो कि आप भूल जाए अगर आपका ख्याल है कि यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है। और इसमें जाहिर है कि पीटीआई की तरफ से भी शमूलियत है ना जी, उन्होंने मुबारकबाद दी, बल्कि अप्रिशिएट किया और एंड सो ऑन, किरदार को अप्रिशिएट किया। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये सिग्नल है, मगर मैं समझता हूँ इससे भी एक बड़ा सिग्नल है। क्या? वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए भी वो सिग्नल है और इंडिया के लिए भी। वो ये है कि ये जंग हमने जीती है, हमने हारी नहीं है, आप जीते नहीं है, हमने जीती है। ओके ओके, ठीक है। हर आप अगर तारीख पढ़े, फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये कब दिया जाता है, तो हमारे दोस्त हैं साबिर शाह साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा मजमून लिखा है हाल ही में, जिसमें उन्होंने पूरी तारीख ट्रेस की है कि 1185 में कोई 840 साल पहले सबसे पहला फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था, फ्रांस के बादशाह ने दिया था, और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में फील्ड मार्शल के ओहदे दिए गए हैं तारीख में। और वो दिए इसलिए जाते हैं कि कोई जंग या कोई वॉर या कोई बैटल जिसमें आप उसको लीड करें, जीतें, और तो एजाज़ दिया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी। और ये तारीख में ऐसे ही हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल यूके के अंदर तारीख में कोई 140 से ज़ायद फील्ड मार्शल्स बनाए गए हैं। इसी तरीके के साथ रशिया में तो वो भी एम्पायर था ना, ब्रिटेन का भी तो एम्पायर था ना। जब एम्पायर्स होते हैं तो लड़ाई झगड़े बड़े होते हैं, और उस एम्पायर को इकट्ठा करने के लिए और रखने के लिए तो फिर ये फील्ड मार्शल्स के ओहदे दिए जाते हैं जब जंग होती है और जीतते हैं आप। तो रशिया के अंदर भी रशियन एम्पायर की तारीख में 64 फील्ड मार्शल्स का जिक्र आता है। वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ जर्मन आर्मी ने 13 फील्ड मार्शल्स बनाए सिर्फ इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और वो जब भी कोई बड़ी जंग जीतते थे तो जिसकी वो काबिल ज़िक्र थी तो फील्ड मार्शल बना देते थे। तो ये एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी है, एक इंसेंटिव भी है। सो इन दिस केस ये एक तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को पहचाना गया है, और जिसमें हमें मालूम है कि आर्मी के जो चीफ होता है उसका वही फैसले सारे करता है, बाकी एयरफोर्स और नेवी जो है वो फॉल इन लाइन करते हैं। तो सारी स्ट्रेटजी जो होती है वो आर्मी
GHQ ही बनाता है। तो इसमें तो खैर एयरफोर्स को भी चीफ को भी एक्सटेंशन दे दी गई दूसरी बार एंड सो ऑन। मगर बेसिकली दिस इज मेंट फॉर रिवॉर्ड। मगर सिग्नल ये होता है कि हम जीते हैं। हार के बाद नहीं किसी को फील्ड मार्शल का मिलता। इंडिया ने जब 1971 का वॉर जीता तो उस वक्त तो उन्होंने उसके बाद जनरल मानेकशॉ को 2 साल के बाद ये एजाज़ दिया फील्ड मार्शल का। और उससे पहले 1947-48 के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई वो कश्मीर, तो उसमें जनरल करियापा थे इनके, और उनको रिटायरमेंट के बाद जाके मदापा, हाँ जी, मदापा करियापा। हमारी तारीख में अयूब खान साहब ने अपने आप को दे दिया था, कोई जंग जीती नहीं थी। हाँ, मेरा यही सवाल था कि उन्होंने क्यों अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया। उन्होंने अपने आप को दे दिया था, बस अब छोड़े ना इस बात को, क्यों दिया। वो मेरे ख्याल तारीख में पहला जिक्र है जिसने खुद ही अपने आप को दे दिया। हाँ। मगर इसका उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये जंग जीती है आपने। अच्छा। आपकी आवाम को आप बता रहे हैं कि हमने जीती है, इंडिया को बता रहे हैं हमने जीती है। अच्छा। और इस जंग का जो एजाज़ है वो आपने जनरल आसिफ को दिया है, बिकॉज़ ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ऑल द आर्म्ड फोर्सेस टेक्निकली। अच्छा, ये तो एक पहले तो सारे चीफ्स एक जैसे होते हैं ना, अब इनको फील्ड मार्शल बनाने का मतलब यह है कि ही इज नाउ अबव ऑल ऑफ देम। इनका एक एक्स्ट्रा स्टार बन गया है। अच्छा। तो अब वो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट जो था कि आर्मी चीफ ही सारा कुछ फैसले करता है, बाकी वो अब एक फॉर्मलाइज कर दिया गया। सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम था। अच्छा। दूसरा पैगाम ये भी है कि यहाँ बातें शुरू हो गई थी कि ये इमरान खान के साथ बातचीत का और ये और वो, और तो मेरा ख्याल है PTI को भी एक छोटा सा पैगाम है कि आप ये ना समझें कि हमारे गवर्नमेंट के और फ़ौज के दरमियान या चीफ के दरमियान कोई दरार आप डाल सकते हैं। बिकॉज ये आप देखें ना, इमरान खान के बयान क्या आते रहे। इमरान खान के बयान ये आते रहे कि हम मिलिट्री के साथ बात करेंगे, हुकूमत के साथ नहीं करेंगे जी। और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और एनी कॉम्प्रोमाइज़ और एनी डील। अगर कोई आगे बात बढ़नी है तो हुकूमत से बात करें। बिकॉज अगर ये मान जाते हैं कि हुकूमत से बात नहीं करनी है और इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा। तो इसको वो चैलेंजिंग इजाज़त देंगे किसी को करने की। मतलब ये है कि ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी कंप्लीट करेगी। अच्छा। एंड वी स्टैंड विद देम। तो और आखिरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जिक्र करना, ये पैगाम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा है। अच्छा। इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, मगर इंडिया वाले पागल हुए हुए हैं। अगर आप इंडियन चैनल्स देखें तो इंडिया वाले पागल हुए हुए हैं, सारा वक्त यही डिस्कस कर रहे हैं कि इसको क्यों बनाया, ये कौन है, ये क्या है। मैं आपको एक ही लफ्ज़ में बता देता हूँ ये क्यों, इंडिया के लिए क्या पैगाम है। इंडिया के लिए ये पैगाम है कि आप न्यूक्लियर वॉर का फिक्र ना करें, ये हमारा न्यूक्लियर वॉर हेड है। अच्छा, ठीक है, ये मैसेज है नहीं इंडिया के लिए है, ये अपॉइंटमेंट है कि जनरल आसिम मुनीर इज आवर न्यूक्लियर वॉर। हमारा ये जवाब है आपको, ये जवाब है आपको। बिकॉज अगर आपका ख्याल है कि आप कुछ करेंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे, भूल जाएं। अब आप अगर जिन्होंने एक चंड मारोगे इसे 2 मारेंगे, और ये हमने फॉर्मलाइज कर दिया है और इनके हवाले सब कुछ कर दिया। आपको याद होगा कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ, या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हमने आर्म फोर्सेस को इख्तियार दे दिया, वो फैसले वो करेंगे इंडिया के हवाले से। मतलब यह है कि जनरल आसिफ को इख्तियार दे दिया था जी। ठीक जी। और ये जो फैसला हुआ है आखिरी दिन, जबकि DGIS फिर उठ के गए और कहते हैं अब देखो हम क्या करते हैं आफ्टर द अटैक ऑन नूर खान बेस, तो वो फिर फौज ने फैसला किया ना, उससे पहले सारी कोऑर्डिनेशन हुई भी थी। सो आई थिंक बटन जो दबाना था वो जनरल आसिफ ने दबाया। तो आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर इंडिया कि अगर आपका ख्याल है कि आप कुछ करेंगे और हम लेट जाएंगे, या आपके कोई कैदी पकड़ेंगे तो वापस कर देंगे, ये भूल जाए, अब वो ज़माने चले गए। अब यहाँ से जवाब मिलेगा तकड़ा। तो आप तैयार रखें इस चीज़ को। ये ना सोचें कि पाकिस्तान की मईशत का हाल ख़राब है, ये ना सोचें कि पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक नहीं है, ये ना समझे कि सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये सब भूल जाएं आप। We've just handed over the button to जनरल आसिफ, ठीक है। And जनरल आसिफ is a believer। उनको तकलीफ तो इस बात की होती है जनरल आसिफ, हाँ जनरल आसिफ, कि वो तो बिलीवर है। डर लगता है उनको बिलीवर्स से, ठीक है ना। वो भी बिलीवर विदाउट अ बियर्ड, आप समझे ना। तो वो आई थिंक दिस इज अ मैसेज कि दिस इज आवर न्यूक्लियर वेपन। ठीक है। जब ये टक करेंगे तो फिर आप समझे कि देयर विल बी अ न्यूक्लियर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। राइट। तो दिस इज अ डिटेरेंस, ठीक है, फॉर द इंडियंस। ओके। पहलगाम इंसिडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो इंडियन मीडिया में ललकारा जा रहा था वो भी आर्मी चीफ को ही ललकारा जा रहा था, और पाकिस्तान ने अब फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देके इंडिया को एक जवाब दे दिया। ये आपका एनालिसिस कह रहा है।
पहलगाम इंसिडेंट के बाद जनरल आसिम मलिक को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बना देना और फिर अब इनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तकर्री दे देना, ये आप कह रहे हैं इंडिया के लिए मैसेज है। मगर पाकिस्तान की जो तारीख है सिविल मिलिट्री तवाज़ुन की, उस पर क्या असरात होंगे इस तकर्री? कोई असरात नहीं। जो पहले की हकीकत है वही बीबी हकीकत वही रहेगी। कुछ जब प्राइम मिनिस्टर्स थोड़े बहुत इधर उधर होते थे तो छुट्टी हो जाती थी। तो अब सबने सबक सीख लिए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम आपने ये तो कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। मतलब तवक्को तो यही है। अच्छा, दुनिया उम्मीद पे कायम है ना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल से इस मनसब पर आए हैं और ये उनकी लक होगी कि अगर वो पहले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तारीख में याद रखे जाएंगे। उन्होंने 5 साल पूरे किए। शहबाज साहब ने बड़ी मेहनत की है, नो डाउट। दिन रात लगे हुए। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। और स्विमिंग भी करते हैं फिर मॉर्निंग में, और वो पता नहीं कितने बजे, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। तो खैर जाहिर है वो स्विमिंग के साथ ही तो एनर्जी आती। नो डाउट। तो अब मैं समझता हूँ कि ही इज़ डन अ गुड जॉब एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड जॉब। ये वॉर जीतना जो था इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मगर इसके और भी बहुत से पहलू हैं, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक। क्योंकि देखिए इस वक्त मैं सिर्फ इशारा करूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द विक्ट्री। बात यह है कि सिचुएशन बहुत नाजुक है इंडिया पाकिस्तान की। अच्छा, और इससे बहुत कूल हेडेड रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है ऑन बोथ साइड्स। और कभी कभी ये होता है कि आपको ओहदे मिलते हैं, आपको तारीफ़ आपकी होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि आप शिकस्त होती है आपकी, आप मायूस होते हैं, उसके बाद आप डेस्परेट हो जाते हैं। तो ये ख़तरे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जो लोग हारे हैं वो शायद डेस्परेट होकर कुछ ऐसा काम न कर दें जो कि और भी नुकसानदेह हो सबके लिए। और दूसरी तरफ ये है कि आप इतनी तारीफ़ करें किसी की कि वो हकीकत को भूल जाएं और शायद कोई एडवेंचरस एक्ट कर लें। बस इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट ऑन ऑल साइड्स। ठीक है। डेस्परेशन तो इंडिया की पता चल रही है बलूचिस्तान में खुशदार के इंसिडेंट से भी, और केपी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। लेकिन अगर हम फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की तरफ आएँ, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब आर्मी चीफ़ के ओहदे पर कौन होगा, या मुद्दत उनकी कितनी होगी, ताहयात होंगे, क्या बनेगा बाकी सर्विसेज चीफ्स का, उनको कौन तरक्की। अपनी जगह पर सानवी सवाल हैं, बट कुछ लोग इस तकर्री को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक पैगाम समझ रहे हैं। आपने तो प्रिडिक्ट किया था कि पीटीआई के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन नकाद ऐसा नहीं समझ रहे। बैरिस्टर गौहर ये अपील कर रहे हैं कि सख्तियाँ पीटीआई के लिए कम होनी चाहिए। तो क्या बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके बाद? देखिए, मैंने ये कहा था आपको जंग शुरू होने से पहले, खान साहब को आगाह किया गया कि ये सूरत हाल है, इत्तेफाक की ज़रूरत है जी। हाँ, और खान साहब ने हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है। उस वक़्त सिचुएशन वो नहीं थी जो उसके बाद हुई है। उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि अभी इत्तेफाक होना था, अभी जंग होनी थी, अभी उसके नताइज निकलने थे, तो सबको इकट्ठा किया जा रहा था। अब सूरत हाल फ़र्क है, अब आपने जंग जीत ली है जी। एज मिल गया आपको, आपने जंग जीत ली है, आपको ओहदा नया मिल गया है, आप मजबूत हो गए ना। अब और आवाम भी आपके पीछे खड़ी थी। हाँ जी, मुखालिफत हिमायत में बदल चुकी है, यूनिटी आ चुकी है, सब मुतरिफ हैं आपके। अब उस वक्त अगर बैलेंस ऐसे था कि खान साहब की ज़रूरत थी उनके सपोर्ट की, तो अब शायद ये लोग सोचें कि अब हमें खान साहब के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमने करके दिखा दिया है। इसीलिए तो वो डीजी साहब, आईएसपीआर साहब यही पूछते हैं ना, हुण दसो, तो कह रहे सो फौज की कर दी, ऐसी करके दिखाता ना, हुण दसो। फौज अपना काम नहीं करती, आप उनसे जवाब लें, ये उन्होंने जवाब दे दिया ना। तो नाउ ऑब्वियसली द आर्मी एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, सक्सेस इज नथिंग लाइक इट, और तारीफ हो रही है और जायज़ तारीफ हो रही है। तो जाहिर है कि इस सूरत हाल में वो जो पहले अर्जेंसी थी ना कि पीटीआई को थोड़ा बहुत स्टिच अप किया जाए, उनको साथ लेके चलने का। अच्छा। अब अगर पीटीआई फिर गड़बड़ करेगी तो फिर ये दूर हो जाएंगे, बिकॉज अब वो कंपल्शन नहीं होगी ना कि इनको साथ लेके चलना है। अच्छा। अब मैंने इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक डिबेट चल रही है बाहर कि अब पीटीआई करेगी क्या, जिसका ताल्लुक आपके सवाल के साथ भी है कि ये पीटीआई के लिए क्या पैगाम है। पीटीआई के लिए ये पैगाम है कि आपने अब बातचीत करनी है हमारे साथ तो हुकूमत के साथ करें, हमारे साथ नहीं बातचीत होगी। ये एक पुराना मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट का कि हमने तो एक सिस्टम बना लिया है, अब एक गवर्नमेंट है, इसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है।
तो इसलिए अगर आपने कोई बातचीत करनी है, आगे जाने की बात करनी है, तो इस हुकूमत से बात करें। खान साहब का पहले मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, बीच में फिर ये मौका बदला और कहा नहीं, हुकूमत से भी बात कर लें। आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की तायीद से हुकूमत से भी बात करने को तैयार है अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर चेंज हो गया जी। फिर अब लेटेस्ट जो है वो यही है कि अब तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी और से नहीं बात मैं करेंगे। खुद दावत दे रहा हूँ उनके ट्वीट में। तो अब ये है कि अब वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के खिलाफ जा रहे हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह रही है ना हमारे से बात नहीं होगी, इनसे बात करें जी, सियासतदानों से करें, सियासत के मामला सियासतदानों से करें। तो वो अब फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो सिर्फ इनके साथ बात करेंगे। इसका ये मतलब है ये बात आगे अब नहीं जाएगी। 6 तारीख से लेके आज तक में ये तब्दीली जो आई है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि यहाँ जाके ऐसे बात होगी। शॉर्ट वॉर होगी जो कि डिसाइसिवली हम जीतेंगे। खान साहब अपनी पोजीशन को फिर चेंज करेंगे। एंड क्योंकि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया ना अपने लोगों को कि तैयारी करें एहतजाज की, जी कह दिया ना। और अभी जो ट्वीट की है उन्होंने, जी, ट्वीट के अंदर उन्होंने फिर एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिसके साथ किसी सूरत में भी उनकी बात आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, वो ये जो कह दिया ना कि बादशाह बन जाते जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसी में है, इन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर है कि एक तरफ वो कह रहे हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूँ मुल्की मफाद में, फिर दूसरी तरफ वो माशाल्लाह कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए, वो खुद को बादशाह का टाइटल दे देते, बादशाह बन तो जाते। तंज़िया कर रहे हैं ना। हाँ, तो इससे कैसे सिचुएशन तो बेहतर हो सकती है? नहीं होगी बेहतर। अब ये खान साहब ने फिर इन्होंने रोड़ा पाता बिच। और ये पहले से ये है कि खान साहब पहले पता नहीं, समझ नहीं मुझे खुद आती कि ये करते कुछ है फिर चेंज कर देते हैं, फिर करते कुछ है, या ये है कि जो लोग इनकी आके तर्जमानी करते हैं जी, वो कुछ गलत बात कर देते हैं। देखिए ना, जब ये बैरिस्टर साहब इनको मिल के आए जी, तो बैरिस्टर साहब ने तो बड़ी पॉजिटिव बातें की जी, उसके बाद उनकी हमशीरा मिल के आई तो वो उन्होंने आके कहा कि वो तो खत्ते हैं कि फिर यही बनना था तो बादशाह बन जाते जी। तो उस वक्त तो बंदा सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या कहा, ये ज़्यादा सियासी नहीं है हलीमा खान, इसने आके अपने लफ्ज़ों में ये बात कर दी, पता नहीं उन्होंने फॉर्मली ये बात की या हमें बातों बातों में कह दिया। होते हैं ना लोग जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और होता है, प्राइवेटली कुछ और ही होता है। बड़े लोग मुझे मिलते हैं जो कि पब्लिक में ये कहते हैं भाई ठीक किया, प्राइवेटली कहते हैं बादशाह बनाता हूँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब है कि ये मगर पब्लिक में ये नहीं कहेंगे। हाँ। तो मेरा ख्याल था कि ये लीमा ने उस किस्म की बाउंड्री मारी है। अब वो ट्वीट के अंदर खान साहब ने खुद ही कह दिया। और कहा जाता है कि ट्विटर जो है वो हलीमा खान साहिबा की। अब ये नहीं मुझे पता, मगर बात ये है कि आज मिले हैं ना आके लोगों को, वकीलों से भी मिले हैं, दूसरों से भी मिले हैं, अफवाह चौरी से भी मिले हैं वगैरह वगैरह। जी, उन्होंने ट्वीट में जिक्र तो किया। फिर ये तो जेन्युइन ट्वीट है ना, तो इससे फिर उन्होंने चूड़ी फेर बढ़ती। तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब इज़ रियली इंटरेस्टेड। वो पार्टी की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि यार बातचीत करो, बात को आगे बढ़ाओ। खान साहब की तरफ से वही रवैया है जो पहले था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती इनको, और इसीलिए अब फिर मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जो इनके साथ वादे किए हैं वो वादे तो पूरे करेगी, लोगों को छोड़ेगी, मगर ये कि क्या खान साहब के लिए कोई लंबी कोई आज़ादी आ रही है, या मेरा ख्याल है अब वो एजेंडा से हट गया है। मैं तो समझता हूँ कि अगर बुशरा बीबी को आज़ाद कर दिया गया तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये तब्दीली आई है। मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद बुशरा बीबी जो है उनकी जो सेंटेंस है ये एक केस के अंदर, ये 190 मिलियन केस जो है उसी की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके अंदर शायद उनका जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हो जाए, और खान साहब की रिहाई मुझे नज़र नहीं आ रही। ये तजाद पार्टी में बहुत नुमाया हो चुका है कि बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है PTI के, वो खैर मकदम करें अपॉइंटमेंट का, मुबारकबाद दें, रोल को सराहें, लेकिन इमरान खान साहब तंज करें, और इन अ वे वो भारतीय मीडिया को ये मवाद दे रहे हैं ये ट्वीट करके कि फील्ड मार्शल के बजाय बादशाह बन जाते, तो इंडियन मीडिया तो इस तरह की चीज़ों को उठाएगा, तो फिर क्या रिएक्शन आएगा? तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब की समझ नहीं आती, वो सारी पार्टी को उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है, अपने सपोर्टर्स को मुश्किल में डाला हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इनके सपोर्टर्स मुझे कहते हैं कि एक खान साहब ਨੂੰ अकल किदों आएगी, ਜਦੋਂ अकल आएगी तो बाहर आ जाएंगे, साड़ी पार्टी फिर चलेगी, आके लीड करन जेलों बह के की होएगा, जिद क्यों करते पे ने, ऐसी लोग बातें इनके सपोर्टर्स कर रहे हैं। वो सारे यही उम्मीद में बैठे हैं कि खान बाहर आएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, फिर एक इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, फिर हमें मौका मिलेगा तो हम फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फिर खान साहब पावर में आएंगे, फिर हमारे काम होंगे या हमारी ख्वाहिश पूरी होगी वगैरह वगैरह। मगर खान साहब तो उधर जा ही नहीं रहे। खान साहब अभी भी पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ खान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरे, देखें आगे क्या सूरत हाल है, और खान साहब डटे हुए नहीं,
अब पता नहीं क्या होता है इनको, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरी बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने अपना केस जो है ना थोड़ा सा फिर ख़राब कर लिया है। उन्हें खैर मकदम करना चाहिए था इसका। ये वैसे भी अलामत ओहदा है, एजाज़ में दिया गया है भारत के साथ जो हमने जंग लड़ी, उन्हें खैर मकदम करना चाहिए था। यही था कहना कि हमने जंग जीती है, अवाम साथ है, फौज जो है, दिस इज़ अ गुड अवार्ड टू गिव, वी आर प्राउड ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस। और बिल्कुल ऐसी बात कर देते अगर उनका ज़ाती भी मसला है, मगर ये बात क्यों करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर इस्टेब्लिशमेंट को दावत भी देना बातचीत की, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? एक तरफ आप तंज कर रहे हैं उनके ऊपर, एक तरफ आप अपने लोगों को कह रहे हैं एहतजाज की तैयारी करो, और उनका कोई मूड नहीं है एहतजाज करने का। लेट मी टेल यू दिस, कोई बंदा नहीं निकलना बाहर। मीटिंग्स ही हो रही है, ईद के बाद सुना था। मतलब क्या सुनने, इनके नहीं होना इनसे, और ये फिर मुलतवी हो जाएगा, फिर खान साहब का कोई बयान आ जाएगा, फिर कोई एक नई चीज़ चलेगी। ये एक अच्छा कदम उठाया था कि जी ये हो रहा है, और उनकी तरफ से इनका अच्छा रिएक्शन था, वेरी गुड, वी यस करो। फिर उस वक्त इनकी बात भी आई कि इंडिया जो है उसको ट्रस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, तैयारी करें, एंड सो ऑन, ऑल वेरी गुड। अभी क्या जरूरत थी ये कहने की? तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अपना केस खुद ख़राब कर लेते हैं। अब मेरा तो यही उम्मीद है कि कुछ लोग रिहा हो जाए, जैसे हमने कहा था होना चाहिए इनको, और आगे बुशरा बीबी भी रिहा हो जाए विद इन द मंथ। जमानतें तो हुई 80 से ज़्यादा अफराद की, 26 आज हुई है ना जी, आगे भी होंगी। तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला तो चलेगा, मगर ये है कि क्या खान साहब, अब मैं क्या कहूँ यार, ठीक है, थक गया हूँ मैं खान साहब से। रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से ही कहा जाता है कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने की सख्त मुखालिफत की थी, और अब वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं। तो एक बार फिर उनकी तरफ से तंज सामने आया है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ है वहीं रहेगी। लेकिन फिर अपने चेयरमैन को भी उसी हवाले से स्टेटमेंट देने के हिदायत देनी चाहिए थी कि वो भी वही कहते जो इमरान खान साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिरसा पहलगाम इंसिडेंट के बाद, और जब ये वॉर पाकिस्तान ने जीती, जिस तरह से दुनिया मुतरफ हुई, आप तब भी बता रहे थे और अब आज भी आपने जिक्र किया कि हालात बहुत नाजुक हैं, होश से काम लेना होगा, डेस्परेशन है उस तरफ। बहुत दिन पहले ही आपने अलर्ट कर दिया था कि भारत क्या कर सकता है। क्या कहा था आपने, वो सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे, और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वाला इस किस्म की बात। बिल्कुल, धमकियाँ दी जा रही हैं ओपनली। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। 28 दिन पहले आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, और खुजदार का इंसिडेंट हुआ। इससे पहले KP और बलूचिस्तान में भी 12 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। ये पीर वाले दिन का वाक़या है। आपने जो 2 बातें कही कि ये टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो बढ़ना शुरू हो गया प्रॉक्सीज के ज़रिए, और ख्वाजा आसिफ, हमारे DGI SPR और इसहाक डार साहब ये बता रहे हैं कि हमारे पास इंडियन फंडिंग के सबूत हैं बाकायदा, जो ICJ को भी दिए जा चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। बट दूसरी तरफ इंडिया अपनी हद धर्मी पर कायम है, वहाँ वो नैरेटिव वही पका रहा है। लेकिन किस हद तक वो इसमें कामयाब हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेने में? आप क्या समझते हैं कि इंडिया का अभी तक कितना इफ़ेक्टिव रहा अंदाज़? देखिए, अब 3-4 पॉइंट्स तो बड़े वाजे हो चुके हैं। हिंदुस्तान का मीडिया, गोदी मीडिया या गोदी का, अब गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया मगर वो मेरा ख्याल है गोदी मीडिया बेहतर है, क्योंकि वो BJP की गोद में बैठा हुआ है। ठीक, तो गोदी हो या गोडी हो, ठीक है। वो मीडिया की बहुत तनकीद हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी हो रही है, कि इसने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन की है और अपनी आवाम को गलत राह पे लगाया है। सो एक तो ये, दूसरा ये कि मेरा ख्याल है अब इंडिया में ये मीडिया के अलावा एक रियलाइजेशन, एक एहसास होना शुरू हो गया है कि ये जंग हम हार गए, हम जीते नहीं हैं, ये इंडिया जीता नहीं है। इंडिकेटर्स बहुत से हैं जो लोगों को समझ आ रहे हैं। तो लोगों ने बहुत से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जो हम पहले दिन से सवाल खड़े कर रहे थे। अब लोग इंडिया के अंदर मीडिया और बाकी कोई माफिया मांग रहे हैं, और कोई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अब भरा हुआ ट्विटर और भरा हुआ टिकटॉक के इंडिविजुअल्स, और कांग्रेस में भी शोर पड़ गया कि ये क्या हुआ है। तो अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी और जयशंकर, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर, बहुत अंडी सिवियर अटैक है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त जैसे कहते हैं ना, अब वो सोच रहे होंगे हम करें क्या,
क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल इज एट स्टेक। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जयशंकर की छुट्टी करा सकता है, एक स्केपगोट ढूंढता है, किसी के ऊपर लगा के उसको फारग कर दिया। क्योंकि ये जो सारी फॉरेन पॉलिसी थी ना, जो जयशंकर ने इनको कहा होगा कि अगर आप करेंगे तो फिक्र ना करें, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी, मैंने सबसे टाइट किया हुआ सबको, तो वो तो हुआ नहीं। उन्होंने कंडेम तो किया एक्ट ऑफ टेररिज्म, मगर किसी ने हिंदुस्तान का बयानिया नहीं बाय किया, नहीं खरीदा। राइट। तो बहुत सख्त तकलीफ हुई है इंडियन मीडिया को भी, इंडियन डिप्लोमेट्स को भी, इंडियन जनरल्स को भी, इंडियन पॉलिटिशियंस को भी, कि यार ये क्या हुआ, ये तो लोग किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। और उधर पाकिस्तान है, 3-4 तो खुल के पाकिस्तान के हक में आ गए, चाइना उनके हक में आ गया, अजरबैजान आ गया, तुर्की आ गया एंड सो ऑन। तो इंडिया के हक में तो सिर्फ एक अफगानिस्तान था जिसने थोड़ी सी चूक की थी, हाँ, लेकिन वो उनकी तरफ से इजहार नहीं हुआ था। हाँ, तो और वो इधर से हुआ, तो इंडिया की तरफ से आया था। हाँ। तो बात यह है कि वहाँ फॉरेन पॉलिसी फेलियर तो सबको समझ आ गई कि ये जो सारा ड्रामा था ना, इंडिया ग्रेट पावर और पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, ये सब फारग हो गया वो। एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो इतनी जो रिएक्शन इंडिया का आया है एविडेंस प्रेजेंट करने के बगैर, फ़ौरन ऐसे था कि पहले से प्लानिंग हुई हुई थी। लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, सबको पता है इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया, स्पेशली आफ्टर कनाडा, यूएसए, यूके, यहाँ असैसिनेशंस इंडिया ने की हैं। सबको पता है पाकिस्तान के अंदर भी जो असैसिनेशंस जिहादी लीडर्स की हुई हैं, ये छुपी हुई बातें नहीं होती, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी गवर्नमेंट को बताती हैं। तो ये इंडिया की फॉरेन ऑफिस की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने फंसा दिया है इसको, नरेंद्र मोदी को। इसको 2 बातें कही गई थी, एक तो ये, मेरे ख्याल 3 बातें कही थी, इनको तीनों गलत निकली। एक ये कि ये हम करेंगे, हमें कामयाबी होगी, पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे, फिक्र ना करें, राफेल आ गए, इंतशार इतना है, पोलराइजेशन है, तो हम सारे एक आर्ग्यूमेंट से कि यूनिटी नहीं है, आर्मी जो कमज़ोर है, सियासी प्रॉब्लम मुखालिफत है और पैसे नहीं है, कि कैसे जंग लड़ेंगे, और फिर हमारे पास राफेल आ गए, ऐसी। एक तो ये बैड असेसमेंट। दूसरी बैड असेसमेंट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान को कंडेम करेगी, वो नहीं हुआ। तीसरी ये कि अमेरिका हमारा साथ देगा, तो हमारा एलाई है ना। अब 2 चीज़ें थी, एक कि रशिया भी हमें सपोर्ट करेगा और दूसरा ये अमेरिका भी हमें सपोर्ट करेगा। रशिया इसलिए बिकॉज सारे हथियार हम रशिया से लेते हैं, अमेरिका इसलिए कि आगे हम जो लेने जा रहे हैं हथियार भी, और जो तजारत करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बड़ी दोस्ती भी होगी है, तो आगे हम अमेरिका, तो ये दोनों हमें सपोर्ट करेंगे। तो दोनों ने सपोर्ट नहीं किया, एक ने तो मरवा दिया इनको। एक तो कहता कि अब इंटरनेशनल मीडिएशन करूंगा, मैं कश्मीर का मामला सामने ले आया, उसके साथ तो बिल्कुल मर गए ये लोग कि यार है क्यों है। तो इनके जो सारे कैलकुलेशंस थे वो सारे गलत निकले। तो इसलिए इस वक्त इंडिया के अंदर एक मायूसी भी है, एक गुस्सा भी है, और उनका हुक्मरान तबके के अंदर बहुत गुस्सा है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ सर तो काटे जाएंगे। राइट। अजय डोवल भी हैं थ्रेट में, पता नहीं, अब वो देखना है ना उनका रोल क्या था। ये हो सकता है उन्होंने कुछ और एडवाइस दी हो, उन्होंने एडवाइस ना ली हो, तो अभी ये खुद इंटरनल रेकनिंग होगी वहाँ और सवाल खड़े होंगे। तो आप देखते चलें आप क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता। मगर जो मेरा मौक़िफ़ है कि इसकी जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त डेस्परेट है, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग गिर गई है, उसका जो अमेरिकन अलायंस है वो थोड़ा सा उससे दराड़ आ गई है, और तीसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो क्रेडिबिलिटी है और जो वो सारी गिर गई है। आर्म फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी गिर गई है, उनकी एयर फोर्स की क्रेडिबिलिटी गिर गई है। तो दे आर इन अ वेरी सीरियस क्राइसिस, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस। तो डेस्परेशन में वो, तो डेस्परेशन में मुझे ये फिक्र है कि वो डेस्परेशन में कुछ करे, और अगर डेस्परेशन में कुछ किया तो फिर हाउ विल वी रिएक्ट टू इट। देखिए वो जो पॉइंट मैंने मेक किया था ना कि ये पैगाम है इंडिया के लिए भी कि जनरल साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल हैं, फातेह हैं वो। हाँ, अब तो फातेह इंडिया है वो, तो आप सोच लें ज़रा। तो आई थिंक अगले जो चंद माह हैं दे वेरी सेंसिटिव। ये तो ऑटोमेटिक था कि अगर कोई और इनके पास चारा नहीं है वो फॉर डायरेक्ट अटैक जी, तो प्रॉक्सीज के जरिए आएंगे, के जरिए बढ़ाएंगे। तो इसीलिए वो इमीडिएटली बटन दबाया उन्होंने और प्रॉक्सी ने शुरू कर दिया। मगर इंटरेस्टिंग बात, अभी बीएलए ने माना नहीं कि हमने करवाया, नहीं माना, कोई तस्लीम नहीं किया, किसी ने अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। उसकी वजह, हाँ, इसकी वजह यह है कि जिस चीज एक बच्चों की बस के ऊपर अटैक किया, एपीएस जाते बच्चों की बस, वो भी फौजी जी, कैंटोनमेंट एरिया में जी, मगर बच्चों को बिल्कुल जिसे ना टिट फॉर टैट कि आपने सिविलियंस के ऊपर
अटैक किया, हमारा इल्ज़ाम, हमारे पे इल्ज़ाम है जी, तो फिर हमने ये कर दिया बच्चों पे। और ये BLA का नाम नहीं लिया जा रहा, शायद कल ले ले, अभी नहीं लिया जा रहा बिकॉज ये नहीं चाहते कि BLA के खिलाफ यहाँ कोई रिएक्शन आ जाए इवन इन बलूचिस्तान की। ये क्या है? तो इस थिंक यू विल सी मोर ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड KP में भी और यहाँ भी आई थिंक, एंड यू विल ऑल्सो सी सम असैसिनेशंस। ये है इमीडिएट रिस्पॉन्स इंडिया। कुछ असैसिनेशंस रिपोर्ट तो हुई है मीडिया में, अभी और भी हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये तो खुलेआम उनके जो कमेंटेटर्स हैं जी, वो खुलेआम कह रहे हैं जी, कि ये काम करें। वो मेजर साहब हैं उनके, वो तो आजकल गौरव आर्या, वो पागल हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन की हद पे हैं। तो और भी हैं, एक दो रिटायर्ड जनरल्स भी हैं और भी बड़े बख्शी, वो पागल हुए हैं। उसके लिए हमने स्क्वाड तरतीब दे दिया, लेकिन पाकिस्तान किस फ्रंट पे इसको हैंडल कैसे करेगा? अब जैसे ICJ सबूत ले जाने की बात हो रही है, कोई इंटरफेरेंस हो सकती है? अब बात ये जी कि सबूत अभी तक इन्होंने अगर इकट्ठा किया भी है तो दिखाया नहीं है किसी को। ये कह रहे हैं ICJ नाइदर हियर नॉर देयर। ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे ये प्रूफ रखना है, राइट। और ये पक्का प्रूफ होना चाहिए, कच्चा प्रूफ नहीं होना चाहिए। कच्चा प्रूफ आप लेके गए तो आपके गले पड़ जाएगा। तो आप करें, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां और होमवर्क करके सही ऐसा प्रूफ लेके जाएं ताकि आपकी बात मानी जाए। और इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि आप इंडिया का जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है वो आप काउंटर करें इसके साथ। ठीक। और फिर ये आपका आर्गूमेंट ये होना चाहिए कि हमने तो we cannot afford a war, we cannot afford destabilization, we cannot afford to support these groups। ये तो हम इनसे लड़ते रहे और हमें मार रहे हैं, तो हमारा तो ये केस ही नहीं बनता कि हम इस किस्म की कुछ चीज़ करें। तो अगर किसी का केस बनता है इस किस्म की चीज़ करने को तो वो फॉल्स फ्लैग कराना या इस किस्म की चीज़ करना ये इंडिया का है। मगर ये जो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया ना, बस मैं जाते जाते पता टाइम ख़त्म हो गया, मैं 3 बातें करूँगा, एक बात में 3। अगर ये पहलगाम जी इंडिया ने करवाया है और उसके बेसिस के ऊपर जो कामयाबी नहीं हासिल हुई तो फिर ये फिर करवा सकते हैं। उधर ही एक और वाकया फिर कहीं इंडिया में, ठीक है, कश्मीर में, इंडिया में, कहीं भी, ज़रूरी नहीं कश्मीर में। ओके। दूसरा ये कि अगर ये किसी कश्मीरी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने किया तो वो तो बड़े खुश होंगे कि इंटरनेशनलाइज हो गया है ये, तो वो फिर कर सकते हैं। और अगर जो इल्ज़ाम हमारे पे लग रहा है तो हमने तो इंटरनेशनलाइज भी कर दिया और वॉर भी जीत ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंसेंटिव्स जो हैं वो हर एक के पास हैं, जिसने पहले किया वो फिर कर सकता है। राइट। विच इज़ वाई वेरी स्कैर्ड कि ये मामले को तय करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक लोग इधर जा नहीं रहे हैं कि रूट कॉज क्या है इन चीज़ों की। अच्छा। ये जो नई डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई है ये तो डॉक्ट्रिन इज़ फॉर वॉर। अगला राउंड होगा, अगर उन्होंने कहा न्यू नॉर्मल ये है कि कभी कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे, तो उन्होंने करके देख लिया। अब अगले दफ़ा कुछ होता है या इंडिया खुद कराता है या खुद कश्मीर के अंदर या कहीं और मुंबई में कुछ हो जाता है जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा? अगर कुछ करेगा तो फिर हम काउंटर करेंगे। तो दिस इज़ ये एस्केलेशन का ये रास्ता है, एक नया रास्ता है जो भारत अडॉप्ट कर चुका है, बहुत इसलिए खतरनाक है। आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो कूदें इसके अंदर और इस मामले को तय करें कि इसको कैसे हल करना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो बारहा कहा है कि वो सीज फायर को आगे लेकर जाएंगे और इनके किसी थर्ड वेन्यू पे मुज़ाकरात भी हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के, लेकिन भारत अभी तक अमेरिका का किरदार उस तरह तस्लीम नहीं करा। बहुत से पहलू हैं इस मामले के, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। कशीदगी की फिजा बरकरार है, ये और बात है कि पाकिस्तान फातेह है और भारत बेशक कभी इस किरदार को पाकिस्तान के वो तस्लीम कर नहीं सकता, लेकिन जो पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है या ग्रेट करार दे रहे हैं लीडर को भी। अब आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप का किसकी तरफ इशारा था कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर ग्रेट है, वो बहुत इसमें पुरजोश हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान UAE या सऊदी अरब किसी एक जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह से सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए, सिचुएशन कोई डिफ्यूज़ नहीं होनी, बातें होंगी। मुझे तो मुश्किल लगता है कि इंडिया इनके साथ बैठ के बात करेगा। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा DGMOs के लेवल के ऊपर बात होगी। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं किसी थर्ड कंट्री में, और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपना एजेंडा बता दिया है कि 4 पॉइंट्स है एजेंडे में, कश्मीर, पानी, टेररिज्म और तजारत। ठीक,
इंडिया तो सब कहेगा टेररिज्म और आपकी टेररिज्म, ना वो कश्मीर बात करेगा, ना वो पानी की बात करेगा, ना वो तजारत की बात, तजारत की भी नहीं करेगा। हाँ, उससे सिर्फ बात करनी टेररिज्म की। तो या तो दोनों जाएंगे ये कह के कि हम ये करने जा रहे हैं और एक राउंड होगा जिसके अंदर उसके बाद बंद हो जाएगी। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि कौन, अगर इंडिया कहता है हम नहीं जाते तो इंडिया को लोग कहेंगे क्यों नहीं जा रहे, हम कहेंगे हम सो तैयारी शायद सब कर लें, मगर ये बात बढ़नी नहीं आगे। और ये बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अनटिल द नेक्स्ट राउंड। ये मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट राउंड होना है, मुझे फिक्र है कि नेक्स्ट राउंड होगा, और कितनी देर के बाद होगा आई कांट से। इन द मीनवाइल टेररिज्म चलेगी, स्पेशली इन पाकिस्तान, एंड मगर कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगी। राइट। और इसमें आप ये कह चुके हैं कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, आलमी बरादरी जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा किरदार अमेरिका का होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 दफ़ा जिक्र कर दिया जी कि मैंने कराया, जहाँ जाते हैं वो यही जिक्र करते हैं, और इंडिया बहुत नाराज है उनसे। ठीक, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर यू टर्न लेंगे, तो यू टर्न वो उसने इतनी आसानी से नहीं लेनी, ले सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। मगर मैं समझता हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स इस वक्त टेंस है। पाकिस्तान यूएस इज गुड, पाकिस्तान चाइना इज सुपर्ब। कल के प्रोग्राम में लेट्स डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन बीजिंग। चाइना के अम्ब्रेला में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला सेट हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हाइफन है, इंडिया को तकलीफ हो रही थी। फिर ये कहा गया कि ओहो ये पाकिस्तान डैश चाइना डैश इंडिया बन गया है। हाँ, यही फिक्र था ना, अब तो चाइना भी आ गया भी। इंडिया को तकलीफ थी पाकिस्तान के साथ हाइफन क्यों डाला जा रहा है, हम तो बिल्कुल कहीं और लीग में हैं, तो उनको पाकिस्तान को भी उस लीग में डाल दिया। अब चाइना भी आ गया, और कल के प्रोग्राम में हम बताएंगे अफगानिस्तान कैसे आया है, और मैं समझता हूँ इंडिया में बड़ी तकलीफ होगी। हाँ, भारत को नहीं मिला, उसने भारत को हाथ नहीं पकड़ाया, और अब वो चाइना की सरपरस्ती में पाकिस्तान के साथ मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, कल के शो में इसको डिस्कस करेंगे। सवाल आपके जहन में तो भेजिए इस नंबर पर। इजाज़त दें।